हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज अगर आप लोग को आ रही है तो फटाफट बता दो। अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते। चलो, आ रही है ना आवाज? चलो, वेरी गुड। तो चलो गई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कौन से टॉपिक्स अभी हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो भगत सिंह जी का जो ट्रायल है, राइट, तो उसके कुछ पेपर्स मांगने के लिए एक प्ली यानी कि पिटीशन हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, भगत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, राइट। और जैसे कि पहले मैंने आप लोग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बताया कि अभी रिसेंटली कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, राइट। मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर इससे एसोसिएटेड आ चुके हैं। तो धोलावीरा धोलावीरा सिटी जो है गई, हड़प्पन सिटी धोलावीरा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का। इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और ये इजरायली वॉर क्राइम्स की यहाँ पर बात हो रही है गाइस। तो ह्यूमन राइट जो वॉच ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, तो उनका कहना ये है कि इसराइल ने जो अभी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में भी कुछ समय पहले इशू हुआ था ना, आपको शायद याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस भी किया था इस इशू के बारे में कि दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरी पर मिसाइल्स दागी थी, रॉकेट्स दागे थे, राइट। तो इसके बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा करी थी। अल अक्सा मस्जिद में जो इशू हुआ था, जो इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो उसके कारण ये ज्यूज और इनके बीच में, पैलेस्टीन्स के बीच में इशू हो गए थे। तो उसी को लेकर ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप का कहना है कि ये एक वॉर क्राइम है, राइट। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अब साउथ चाइना सी के इशू के बारे में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोग को अभी लिंक्स भी प्रोवाइड कराई थी 1-2 दिन पहले। तो होपफुली आप लोग ने साउथ चाइना सी से रिलेटेड पूरी चीज अच्छे से कवर कर ली होगी कि क्या डिस्प्यूट, क्या इशू है। तो इसके बारे में फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। और ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, इसके बारे में बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टरिंग होता क्या है, राइट। तो यहां से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। पीएम केयर्स फंड के बारे में भी कुछ देरों पहले ही हमने डिस्कस किया है। अगेन फिर से ये टॉपिक आ चुका है दोबारा से, तो इसको एक बार और फिर से जो है वो देख लेंगे। और फिर ये राइट टू हेल्थ के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि कोविड-19 के समय पर पूरी हेल्थ सेवाएं जो है वो मतलब खराब हो गई है। मतलब लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल नहीं पा रही हैं। अभी कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह ने, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह ने बहुत ही ज्यादा चार्ज किया हुआ है, तो अभी उसी पर कार्रवाई चल रही है, राइट। तो उसी को लेकर, उसी के बैकग्राउंड पे ये आर्टिकल जो है वो आ गया, मतलब कि ये इवेंट्स के बैकग्राउंड पे ये आर्टिकल सामने आ गया, राइट। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को हमारे। तो पेपर 1 के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो भगत सिंह जी का जो ट्रायल था, मतलब पहले ब्रिटिश एरा के समय पे जो ट्रायल चला था उनका, तो जो मुकदमा चला था, तो उसके कागजात जो है वो पाकिस्तान से हासिल करने के लिए एक याचिका हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अभी रिसेंटली पंजाब सरकार ने बताया जा रहा है कि भगत सिंह के अदालती मामलों से संबंधित फाइलों को पाकिस्तान से हासिल करने संबंधी मामला देखने के लिए कहा गया है, राइट। पंजाब सरकार से कहा गया है कि वो पूरा मामला जो है वो देखें, राइट। कि जो पेपर जो पाकिस्तान के पास है भगत सिंह के, जो पूरे मामले हैं, जो ट्रायल जो था उससे रिलेटेड, राइट, कानूनी मामला जो है उससे रिलेटेड, जो पाकिस्तान के पास जो कागज वगैरह है उसको वापस मांगा जाए, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और वर्तमान में ये फाइलें लाहौर के अनारकली मकबरे में स्थित पंजाब अभिलेखागार में रखी हुई है। यानी कि पंजाब के अंदर जो आर्काइव हम लोग को देखने को मिलती है, कहां पर? अनारकली टॉम कहां पर है? लाहौर में। तो वहां पर ये पूरी भगत सिंह से रिलेटेड फाइलें जो है वो रखी हुई हैं, राइट। ट्रायल्स की फाइलें। तो ये वाली चीज भी आ सकती है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन की अनारकली टॉम कहां पर है, अनारकली मकबरा कहां पर है, तो आप थोड़ा सा लाहौर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पाकिस्तान द्वारा भगत सिंह की विरासत को उचित तरीके से संरक्षित किया जा रहा है, यानी कि इसको कंजर्व करके, प्रिजर्व करके जो है वो रखा जा रहा है भगत सिंह जी की लेगेसी को, राइट, विरासत को। और बताया जा रहा है कि इन फाइलों पर विदेशी विद्वानों को परामर्श करने की अनुमति भी दे रहा है पाकिस्तान। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। पाकिस्तान एक तो प्रिजर्व करके रख रहा है, दैट इज गुड, बट ये फॉरेन स्कॉलर्स को अलाउ भी कर रहा है कि वो इन फाइलों को जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं,
राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। बट आपको यहाँ पर मेनली एक तो ये फाइल के बारे में पता होना चाहिए, भगत सिंह जी की फाइल जो है पूरे मामले से रिलेटेड पाकिस्तान के पास है, और दूसरा ये अनारकली मकबरा थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है, इस पेज पे। अब देखो भगत सिंह पर मुकदमा और फांसी, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कौन से मुकदमे चले थे। तो भगत सिंह जी आप सभी लोग जानते हैं, इनके साथ राजगुरु जी, सुखदेव जी। तो 23 मार्च 1931 को इनको जो है वो फांसी दी गई थी। कहां पर? लाहौर सेंट्रल जेल पर फांसी दी गई थी। भगत सिंह और बी के दत्त ने बहरों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में एक जोखिम रहित बम फेंका था। मतलब कि ऐसा बम कि जिससे कि नुकसान ना हो किसी को, राइट, जानमान की हानि ना हो, बट सिर्फ उसका जो इम्पैक्ट है, आवाज जो है उसकी बहुत तेज आए। तो वही चीज उन्होंने कही थी ना कि मतलब जो बहरे हैं उनको जो है वो सुनाना है, तो वो वाली चीज यहाँ पर बताई गई थी। तो उसके लिए ये बॉम्ब जो है वो फेंका गया था सेंट्रल असेंबली के अंदर, कि कानून जो है वो इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार किए जाए, बनाए जाए। और 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जेल में बिताया गया समय कहा जाता है कि उनका जीवन का काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण जो भाग हुआ करता था। और इन लोगों पर पहला मुकदमा दिल्ली बम मामले में चलाया गया था, जिसमें दोनों को दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड की सजा जो है वो सुनाई गई। फिर इसके बाद सॉन्डर्स की हत्या से जुड़े लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाया गया। अब देखो सॉन्डर्स की हत्या के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुकी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि सॉन्डर्स की हत्या में और कौन इन्वॉल्व थे? अभी 1-2 दिन पहले जिनके बारे में हमने बात करी है, किसी को याद आ रहा है? मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि आपको रिवीजन करना है। जिन जिन भी स्टूडेंट ने रिवीजन किया होगा तुरंत उनके पास नाम जो है वो आ चुका होगा। एग्जैक्टली, चंद्रशेखर जी। तो इनसे एसोसिएटेड भी हमने बात करी थी सॉन्डर से हत्याकांड के बारे में। तो ये वाला टॉपिक भी अगेन हाईलाइट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ये वाला चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट, कि सॉन्डर से की हत्या में, हत्याकांड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, राइट। और जेल में कैदियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि जो प्रिजनर्स जो जेल में बंद हैं तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा जो है वो दिया जाए। इसको लेकर इन्होंने स्ट्राइक जो है वो करी थी, राइट। और भगत सिंह जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में उन्होंने महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, यानी कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। फिर बाद में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और फिर बाद में जब हम देखते हैं कि चौरी चौरा की घटना को देखते हुए जो आंदोलन को वापस ले लिया गया था, आपको पता होगा इसके बारे में, गांधी जी ने जो है वो मतलब आंदोलन को जो है वो एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इस पर भगत सिंह ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर रुख ले लिया था, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर भगत सिंह जी की देखने को मिली थी। अब इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस प्रकार की थी, राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की थी? तो आजादी का अर्थ उनके लिए क्या था कि अंग्रेजों को सिर्फ देश से बाहर नहीं खदेड़ना है, बल्कि जो मतलब इंडिया से गरीबी, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, सांप्रदायिक झगड़े, कम्युनल स्ट्राइफ वगैरह जो हमें देखने को मिलती है, और हर तरह के भेदभाव, हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन और शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, तो इससे भी ये आजादी चाहते थे। तो इनके लिए आजादी का मतलब लिमिटेड सिर्फ ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं फेंकना था इंडिया से, बल्कि और भी जो जितनी जो पोल्यूटिंग चीजें हैं इंडिया के अंदर उसको भी ठीक करना था, राइट। और भगत सिंह वर्ष 1923 में लाला लाजपत राय और भाई परमानंद द्वारा स्थापित किए गए नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए थे, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि हिस्ट्री वाली चीज तो हम लोग को पूरी देखनी पड़ती है, तो इसमें डाउट होने की कोई गुंजाइश नहीं, राइट। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो धोलावीरा की बात करेंगे। धोलावीरा कहां पर है? धोलावीरा कोई बताओ जरा मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट बताओ कि धोलावीरा कहां है। इससे रिलेटेड तो कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है और आपको इसका आंसर पता ही होगा, गुजरात, एग्जैक्टली। तो धोलावीरा सिटी काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, काफी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटी काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूरा प्रॉपर मैंने एक लेक्चर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, पूरा उसमें कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन करवाया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं कवर किया है आप लोग कवर कर लेना, मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपके इसमें ऐप में लिंक जो है वो आ जाएगी, उसको एक बार जरूर देख लेना, या फिर पहले देखा होगा तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमें बार बार रिवाइज करना जरूरी होता है। अब देखिए धोलावीरा कहां पर है? गुजरात के अंदर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो इसे मिल गया है। आज की डेट में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? एज ऑन 30 जुलाई 2021, 30 जुलाई 2021 तक कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 40। ध्यान में रखिएगा, अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स में ये वाला। नहीं, अब 40 हो गई हैं गाइस, अब 40 हो गई हैं, 39 नहीं, 39 अभी 2 दिन पहले थी जब मैंने आपको बताया था तेलंगाना के उस मंदिर के बारे में, रमप्पा।
राइट? अब 40 हो गई हैं। देखो ये धोलावीरा को भी ऐड कर दिया गया। नाउ नाउ इट इज 40, राइट? तो ये वाली चीज आप अपडेट कर लो अपने उसमें नोट्स में कि नाउ 40th ट्रेजर इन इंडिया टू बी गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। अब देखो इसको आप क्या करना, यहां पर जब आप अपडेट करो ना, लिख लेना कि चेक वंस अगेन, कहां पर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल इंडिया ऐसे करके आप लिख देंगे गूगल पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाई देंगी, अलग अलग लोगों ने अपडेट किया है। इसमें बस आपको देखना है कि वहां पर वेबसाइट जो यूआरएल जो लिखा रहता है ना, उसमें यूनेस्को डॉट करके कुछ लिखा होगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। और उस पर आप चले जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। और हमेशा जब भी इस प्रकार के फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक ऑफिशियल या फिर इंडियन गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट जो होती हैं उन्हीं से देखो। उसके अलावा कहीं और देखोगे, किसी और ने अपडेट नहीं किया होगा, तो फिर आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो हमेशा जो भी सोर्सेज देखो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फैक्ट जो होते हैं वो प्रीलिम से एक बार इसको ब्रश अप करके जाना चाहिए। और इसलिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कहीं पे लिख लो आप कि इस फैक्ट को आपको फिर से एग्जाम में बैठने से पहले देखना है। चलो आगे की बात करते हैं। पहली साइट ये बताई जा रही है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया के अंदर, जिसे टैग जो है वो दिया जा रहा है, राइट? ये वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। और इसके अलावा इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस, सिर्फ यही कुछ कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनके पास 40 या उससे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, राइट? अब धोलावीरा की बात करेंगे, इस धोलावीरा तो हड़प्पन एरा सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा के एरिया पर फैली हुई है। कहां पर? खादिर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है खादिर क्या है, तो ये एक आइलैंड हम लोग को रन ऑफ कच्छ पर देखने को मिल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, खादिर जो है वो एक आइलैंड है रन ऑफ कच्छ पर, राइट? और ये कब से कब की है, तो थर्ड से लेकर मिड सेकेंड मिलेनियम बीसीई के पीरियड की ये साइट जो है वो बताई जाती है। और 5 सबसे बड़ी सिटीज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है उनमें से एक है ये, राइट? और साथ ही साथ धोलावीरा जो है ये 250 किलोमीटर, भुज से 250 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलती है। और यहाँ पर मौसमी नदी हम लोग को, सीजनल स्ट्रीम्स हम लोग को देखने को मिलती है, मानसर और मनहर, राइट? तो इससे होकर गुजरती हैं। इसके कुछ फीचर्स की बात करें गाइस, तो मोहनजोदारो के बाद, मोहनजोदारो, गनवेरी वाला के बाद और हड़प्पा के बाद पाकिस्तान के अंदर और राखीगढ़ी के अंदर जो हरियाणा के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो धोलावीरा जो है वो 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस आईवीसी की हम लोग को, महानगर आईवीसी की हम लोग को देखने को मिलती है। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, मोहनजोदारो सबसे बड़ी, और इसके अलावा गनवेरी वाला और हड़प्पा, गनवेरी वाला और हड़प्पा ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। फिर हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। तो ये टॉप 4 हम लोग को देखने को मिल रही है इंडस वैली साइट्स हैं, एरिया के मामले में लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। और 5वें नंबर पर ये धोलावीरा आती है। तो ये ऑर्डर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ये ऑर्डर आया हुआ है, तो आपसे ये ऑर्डर जो है वो पूछ लिया जा सकता है कि चलो अरेंज करो एरिया वाइज की इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, राइट? एरिया वाइज वाला अरेंज करने का लार्जेस्ट पूछ लिया गया है उन लोगों ने, बट ऐसा नहीं आया, ऐसा आ सकता है क्योंकि सिविल सर्विसेज इस टाइप से खेलेगी। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना इस बार, राइट? क्योंकि हर बार क्या होता है कि यूपीएससी मतलब आते तो उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर देती है, राइट? सीरियसनेस को देखने के लिए स्टूडेंट्स की, तो आपको उस अकॉर्डिंग, उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, राइट? तो ये मेरी वाली चीज, ये वाली जो है वो अच्छे से ध्यान में रखो। आपने जहां पर भी इंडस वाली सिविलाइजेशन का नोट्स बना के रखा होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन डाल दो कि अरेंज इन एरिया वाइज ऑर्डर, मतलब कि ये वाला ऑर्डर कि एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? बड़े से छोटे। तो फिर ये 5 तो बिल्कुल लिख ही लेना आप, ठीक है? इसके अलावा फोर्टिफाइड सीतादल यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? किलेबंदी युक्त गढ़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। एक मिडिल टाउन है, राइट? बीच में एक शहर है। लोअर टाउन भी इसका हम लोग को देखने को मिलता है। निचला शहर भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर दीवारें जो है वो सैंडस्टोन से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है, या फिर चूरा पत्थर से, लाइमस्टोन से बनी हुई है। यहाँ पर मड ब्रिक्स, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत यह है कि वो मड ब्रिक्स का उपयोग करते हैं, राइट? ब्रिक्स वगैरह का, ईंटों का उपयोग करते हैं। बर्न्ड ब्रिक भी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बर्न्ड ब्रिक, तो उसका उपयोग करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। धोलावीरा के अंदर सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन का उपयोग किया गया था। ये इसकी एक खास बात है, ठीक है? ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? अब इसके अलावा ये अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है धोलावीरा, राइट? जैसे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इन्हीं सब चीजों के लिए जानी जाती है। मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म है यहाँ पर, राइट? स्टोन का उपयोग किया गया कंस्ट्रक्शन में। स्पेशल बरियर स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जब खुदाई की गई तब काफी सारे आर्टिफैक्ट्स जो है वो पाए गए, राइट? और इसमें ये बने हुए थे कॉपर के, स्टोन के, ज्वेलरीज के, राइट?
और टेराकोटास हम लोग को देखने को मिली थी, गोल्ड और आइवरी देखने को मिले थे, राइट? तो ये सब चीजें यहाँ पर पाई गई। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि कोई भी मॉर्टल रिमेन ह्यूमन का यहाँ पर नहीं पाया गया जो कि डिस्कवर किया गया हो धोलावीरा में, राइट? तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, मॉर्टल रिमेन नहीं पाया गया किसी भी प्रकार का। और यहाँ पर बताया गया कि तांबा पिघलाने वाली भट्टियों के अवशेष से इस बात का संकेत मिलता है कि धौलावीरा में रहने वाले जो हड़प्पा वासी जो थे, इन्हें धातु विज्ञान विज्ञान यानी कि मेटलर्जी का जो है वो अच्छा नॉलेज था, राइट? और बताया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी के मामले में ये एक हब हुआ करता था, यानी कि मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब हुआ करता था। ज्वेलरीज बनाई जाती थी शेल्स की और भी काफी सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स की, जैसे कि एगेट, राइट? और इसको इन लोग टिम्बर वगैरह को एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट? तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस प्रकार की चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं कि ये वाली फलाना साइट जो है वो किन किन चीजों के लिए जानी जाती है, तो ये आपको पॉइंट्स बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसका पतन कैसे हुआ? तो मेसोपोटामिया, आप देखो पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था मैक्सिमम तौर पर वो ट्रेड के लिए जाना जाता था, राइट? और धौलावीरा तो डेफिनेटली ट्रेड के लिए जाना ही जाता था। तो ट्रेड, अब जैसे ही मेसोपोटामिया के साथ इनके कॉन्टेक्ट खत्म हुए तो ट्रेड खत्म हो गया। अब जब ट्रेड इक्वल्स टू क्या? इकोनॉमी, और इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, ये वाला रूल जो है वो चलता है हमेशा, हम लोग को देखने को मिलता है। कभी भी आप देखेंगे आज की डेट में, जैसे कि हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर क्या किया? सैंक्शन इंपोज कर दिया। सबसे पहले उसे ट्रेड से मारा कि वो ट्रेड ना कर पाए। अब जब वो ट्रेड नहीं कर पाएगा तो वो डॉलर्स नहीं अर्न कर पाएगा, यानी कि कमाई नहीं कर पाएगा। कमाई नहीं कर पाएगा तो अपनी कंट्री को डेवलप नहीं करवा पाएगा और हालत खराब हो जाएगी उसकी कंट्री की, राइट? और डाउनफॉल उसके अंदर आ जाएगा। सेम वही चीज हुई मेसोपोटामिया के साथ, जो है वो इनका मतलब वो हुआ कॉन्टेक्ट या कनेक्शन जो है वो खत्म हुआ, और उसके बाद इनका ट्रेड फिनिश हो गया। ट्रेड फिनिश हुआ, कमाई नहीं हो पा रही, कमाई इन द सेंस एक्सचेंजेस, जो इनको जो वैल्यूएबल थिंग्स थी इनके लिए वो इन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो एक्सचेंजेस नहीं हो पा रहे थे। एंड देन ये इनके यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो फिर दूसरी जगह जाने लगे, इनका बड़ा मार्केट जो था वो खत्म हो गया था, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और फिर क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण बताया जाता है, क्योंकि देखो एक्चुअल में एग्जैक्ट नोन जो कारण है वो हिस्ट्री में पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं, काफी सारे हिस्टोरियंस कुछ बात करते हैं, काफी सारे कुछ बात करते हैं, बट जो ज्यादातर जो चीज कही जाती है ना कि ज्यादातर हिस्टोरियंस जिन चीज पर बिलीव करते हैं, तो उसको फिर हिस्ट्री के अंदर जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। तो वही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और 2000 बीसी से धोलावीरा के अंदर हम लोग को सीवियर एरिडिटी देखने को मिलती, सूखा पड़ गया था क्लाइमेट चेंज के कारण। यहाँ पर रिवर्स वगैरह जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, ड्राई हो गई थी, जैसे कि सरस्वती नदी हो गई, राइट? यहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सूखे वाली सिचुएशन आ गई थी, फिर लोगों ने दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कोई रहेगा नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरा पतन तो हो ही जाएगा। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी सब खत्म यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट आया होगा अभी तक। और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ है फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली वॉर क्राइम्स की यहाँ पर बात हो रही है गाइस। तो अभी देखिए, इसके बारे में पहले भी हम लोग काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। पूरा एक मामला मैंने आप लोग को बताया था कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या इशू हम लोग को देखने को मिला था इसका, इस घटना को डिटेल में हमने बात करी। और वही हुआ कि ह्यूमन राइट्स वॉच इन्वेस्टिगेशन ने ये चीज रिवील करी कि इजरायली फोर्सेस जो है और पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं, जो जो एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने अटैक किए थे मई 2021 में, राइट, गाजा स्ट्रिप में। और बताया गया कि इस युद्ध के दौरान इजराइल ने वॉर मतलब लॉ ऑफ वॉर, वॉर के जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है उसका उल्लंघन किया और इसने वॉर क्राइम किया है, राइट? तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ऐसे अटैक जो करे हैं इजराइल ने, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल ने किए, यहाँ पर ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप ने पैलेस्टीनियंस को भी जो है वो दोषी ठहराया है इक्वली। बट अभी इन्होंने मेनली इजराइल की यहाँ पर बात करी है कि इजराइल ने जो अटैक किए हैं, तो इजराइल ने उल्लंघन किया है। किस चीज का उल्लंघन किया है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट डेलिब्रेट और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक अगेंस्ट सिविलियंस। तो नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर या अंधाधुन हमलों के खिलाफ जो प्रतिबंध हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसका उसने उल्लंघन किया। मतलब कि यहाँ पर जो कानून है वॉर के, राइट, वॉर के जो कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, युद्ध के जो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कानून हम लोग को देखने को मिलता है, अभी आगे चल के उसके बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसका कहना है कि सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना है, ना सिविलियंस को अटैक करो, ना टारगेट करो, ना उनकी प्रॉपर्टी को अटैक करो। बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये अटैक जो थे वो अंधाधुंध थे। मतलब कि इजराइल की फोर्सेस ने मतलब स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियन की जो फोर्सेस है उन पर अटैक नहीं किया, बल्कि
कहीं पर भी कि जहां पर भी जो है वो चली जाए, रॉकेट जहां पर भी चले जाए, हमला जहां पर भी, मतलब कि टारगेट जो है वो इन्होंने स्पेसिफिक जगह पर नहीं किया। तो ये वाली चीज थी। तो उसमें क्या है कि सिविलियंस की जान खतरे में हम लोग को देखने को मिली। और मई 2021 में यहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली स्ट्राइक जो कंडक्ट की गई थी उसमें 62 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की मौत हुई। अब ये 62 पैलेस्टीनियन सिविलियन की जो मौत का जो डेटा है, रिकॉर्ड है, ये ऑफिशियल है एंड यू ऑल नो अबाउट इट कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमेशा हम लोग को कम देखने को मिलता है इस प्रकार के केसेस में, इस टाइप के केसेस में, राइट। और कोई भी बताया जा रहा है कि मिलिट्री टारगेट जो है वो उन्होंने स्पेसिफिकली मिलिट्री टारगेट नहीं दागा था, सिर्फ अंधाधुंध जो है वो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। और पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप ने भी कमिट किया अनलॉफुल अटैक। 4360 से भी ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट जो है दागे, राइट, इजराइल की जनता की तरफ, पॉपुलेशन सेंटर की तरफ, जहां पर इजराइल की आबादी रहती है, मैक्सिमम आबादी, राइट। और ये घटना हम लोग को देखने को मिली थी। अब देखो, वॉर क्राइम्स को लेकर इंटरनेशनल कानून किस टाइप के हैं, तो इस चीज को आपको समझो, ये चीज आपके लिए समझने वाली बहुत काम की चीज है और ये आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये वाला जो कानून हमें देखने को मिलता है, या फिर लॉज ऑफ वॉर जैसे हम लोग बोलते हैं। तो जो भी पार्टीज आपस में जिनका युद्ध चल रहा होता है, वॉरिंग पार्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक्स और वाई, इजराइल और पैलेस्टीन, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में युद्ध कर रही हैं, तो ये वॉरिंग पार्टीज है। तो ये ओनली, दे कैन ओनली टारगेट मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को ही टारगेट कर सकते हैं, किसी सिविलियन को वो टारगेट नहीं करेंगे। दे मस्ट टेक ऑल फीजिबल प्रिकॉशन टू मिनिमाइज हार्म टू सिविलियंस, पूरी तरीके से वो सतर्क रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे कि किसी प्रकार से सिविलियंस को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, या फिर एडवांस में वो वार्निंग दे देंगे, राइट, कि हम अटैक करने वाले हैं और वहां पर जो भी सिविलियंस है वो वहां पर हट जाओ। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि ऐसे अटैक्स में इनोसेंट सिविलियंस जो है वो इस अटैक का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और देखिए, जो अटैक्स होता है सिविलियंस पे और सिविलियन के ऑब्जेक्ट्स पे इवन, तो वो प्रोहिबिटेड है, राइट, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, वॉर लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। और प्रोहिबिट किया हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, जो अंधाधुंध जो अटैक किया जाता है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, राइट। जिसमें अटैक्स ऐसे होते हैं जिसमें जो कि डिस्टिंग्विश नहीं करते सिविलियंस और मिलिट्री टारगेट्स को, मतलब कि अंधाधुंध, मतलब फायरिंग करना शुरू कर दी, ये नहीं देखा कि मिलिट्री के ऊपर या फोर्सेस के ऊपर, अपोजिशन की फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है, ये नहीं देखा, डायरेक्ट सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, राइट। उसमें सिविलियन आए जो भी है उनको कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। एंड अटैक्स इन विच द एक्सपेक्टेड हार्म टू सिविलियंस एंड सिविलियन प्रॉपर्टी इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द एंटीसिपेटेड मिलिट्री गेन आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो देखो, कई बार क्या होता है, अटैक्स जो होते हैं जिसमें सिविलियंस को हार्म किया जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी मिलिट्री को जो है, मतलब मिलिट्री गेन करना है, मतलब कि होता है ना कि कई बार कि सामने वाली जो कंट्री है उसके सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दो, जिससे कि उस कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, एक प्रकार का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ही क्यों ना। तो इस तरीके के गेन के लिए भी जो है वो नहीं करना है, राइट, अटैक्स वगैरह। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताएगी, मतलब कि कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर बात करें तो सिविलियंस के ऊपर और सिविलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक नहीं करना है। मतलब कभी भी वॉर होता है तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो उल्लंघन माना जाएगा, राइट। और इंडिविजुअल जो कमिट करते हैं सीरियस उल्लंघन, सीरियस वायलेशन क्रिमिनल इंटेंट के साथ, राइट, दैट इज डेलिबरेटली और रेकलेसली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर क्राइम्स। तो जो लोग मतलब उल्लंघन करते हैं जानबूझकर क्राइम करने के पर्पस के लिए, मतलब होता है ना दहशत फैलाने के पर्पस के लिए, इस प्रकार की पार्टीज अगर ऐसी हरकत करेंगी तो फिर वो जो है वो वॉर क्राइम के दायरे के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। और पूरी घटना क्या घटी थी, तो इसमें जैसे समरी के तौर पर शॉर्ट में मेंशन है, बट आप मई वाले मंथ की, मई मंथ में ही हम लोग ने इस पूरे इशू को डिस्कस किया है। आप मई मंथ की आज ही मैगजीन उठाइए और मैगजीन से एक बार, या फिर आपने जो नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे, वैसे तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अलग से बहुत सारे पेपर्स मत बना के रखा करो नोट्स के। जैसे कि अगर आप इवन पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपकी जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसी में साइड में कॉलम लिखा रहता है, या फिर एक पेपर उसमें लगा दो, अटैच कर दो, राइट। तो वैसे नोट्स बनाया करो। ये तो क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे अलग अलग जगह नोट्स बना लेते हैं, फिर उसको कंपाइल करने में ही दिमाग खराब हो जाता है, और फिर एग्जाम के समय जितने आपके पास हैंडी नोट्स होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय थोड़ा दिया जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए भी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये लॉज कौन डिसाइड करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, तो वही तो सबसे बड़ी है, वही तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि डिसाइड करती है, उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन है और उसकी काफी सारी बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो व्हाट हैपेंड, हाउ हैज द रीसेंट वॉर अनफोल्डेड, अब क्या हुआ, कैसे ये रीसेंट वॉर हम लोग को देखने को मिले, तो इस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पर। एग्जैक्टली इस आर्टिकल में उतना डिटेल में मेंशन नहीं, बट आई वांट कि आप
जो है वो मई मंथ की मैगजीन में जाकर इसको एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, वॉर हुआ था मई 10th को, और हमें क्या चीज देखने को मिली थी कि हमास ने जो है वो फायरिंग करी थी रॉकेट की जेरूसलम की तरफ, और किसके सपोर्ट में? पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। अब हुआ क्या था कि अल अक्सा मस्जिद पर ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, और ये दोनों ही यानी कि अल अक्सा मस्जिद जो है, इसका कंपाउंड एरिया जो है, वो ये साइट जो है, ये ज्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस जगह पर इशू हम लोग को देखने को मिले थे, और काफी सारे पैलेस्टीनियंस फैमिलीज जो है, मतलब जहां पर इस क्षेत्र पर रह रही थी, तो उनको हटाया जा रहा था, निकाला जा रहा था। वो कोर्ट का एक आदेश था, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके कारण यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, रॉकेट्स वगैरह दागने शुरू कर दिया, राइट? अब देखो, ह्यूमन राइट्स वॉच की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो इसका गठन 1978 में हुआ था। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर हम लोग को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देखने को मिलता है। ये रिसर्च करती है, राइट? रिसर्च कंडक्ट करती है, ह्यूमन राइट्स वगैरह की एडवोकेसी में हम लोग को ये देखने को मिलती है, राइट? समर्थन करती है ह्यूमन राइट्स वगैरह का। ये ग्रुप जो है, ये प्रेशर क्रिएट करती है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट अब्यूजर्स के ऊपर, राइट? कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना करें, रिस्पेक्ट करें ह्यूमन राइट्स की, राइट? और रेफ्यूजीज, चिल्ड्रन, माइग्रेंट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो इनके बिहाफ में भी ये ग्रुप जो है वो काम करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट ये वाले इशू को, ये जो इशू, ये घटना घटी थी, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार आप अपनी मैगजीन से इसको कवर कर लेना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले कवर किया है वो रिवाइज कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है, आप लोग ये कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, उस लेक्चर पे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, साउथ चाइना सी का जो इशू है, इसको भी, इसके ऊपर मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में लिंक दे दी है। अब क्या घटना अभी सामने आई है साउथ चाइना सी को लेकर, तो आप देखिए, चाइना की जो एग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, जो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? और वाटर्स पर स्पेशली, यानी कि जो साउथ चाइना सी के एरिया पर जो कैप्चर करने की जो इसकी नीति है, क्योंकि हमने बात करी है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की चाइना की, हम लोग को देखने को मिलती है। साउथ चाइना सी के ऊपर ये अपना क्लेम करता है। छोटी छोटी जो आइलैंड कंट्रीज है, उनके साथ इसने दुश्मनी जो है वो मोल ली है, राइट? टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए ये काम कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है चाइना को कि चाइना का ये जो एक्सपेंसिव यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो इसकी रहती है, तो उसका जो क्लेम जो है साउथ चाइना सी के ऊपर, तो इस पर, इसका इंटरनेशनल कानून में इस पर यानी कि इसके क्लेम का कोई भी आधार नहीं है, कोई भी बेसिस नहीं है, राइट? और बीजिंग जो है गाइस, ये टेरिटोरियल क्लेम अपना रखता है काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के ऊपर, साउथ चाइना सी के अंदर, जो हम लोग को देखने को मिलती है। चाइना क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो एरिया है इस सी का, जितने भी रिसोर्सेज इस सी के हैं वो चाइना के हैं, राइट? और फिर ये कंपीट कर रहा है किसके साथ? ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये कंट्रीज भी जो है वो इसके ऊपर क्लेम स्टैब्लिश कर रही हैं। तो वो जो टॉपिक मैंने आपको दिया था, उसमें स्पेसिफिकली पूरी घटना को मैंने डिटेल में बताया हुआ था। बट अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको, ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, यानी कि ये कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। बट वो वाला लेक्चर भी जरूर जो है वो आप देख लीजिएगा। अभी चेक कर लेना आप, आपके इसमें यहाँ पर जैसे कि आप एप्लीकेशन पे जाओगे, तो स्टडी मटेरियल वाला जो कॉलम होता है ना, स्टडी मटेरियल वाला कॉलम, मुझे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कहाँ पर मिलेगा, हमें मिल नहीं रहा। तो स्टडी मटेरियल के कॉलम में आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक तो एक इमेजेस वाला कॉलम होगा, वो उतना काम का नहीं, उसमें ज्यादा मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। एक डॉक्यूमेंट वाला होगा, इसी डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में आपको पीडीएफ मिलती है, ज्ञानशीला वाली पीडीएफ मिल जाती है, राइट? और कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैं डालना चाहता हूँ तो उसमें इसी में डालूंगा मैं, डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में। और ये वाला जो है यहाँ पर यूट्यूब की लिंक में डाल देता हूँ, या फिर दूसरी कोई भी लिंक्स वगैरह होती है इंपॉर्टेंट, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप देखिएगा कि स्टडी मटेरियल वाले कॉलम के अंदर 3 चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है? इसमें यूट्यूब की लिंक वाले कॉलम पर आप देख लीजिएगा, मैंने ये साउथ चाइना सी का एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको जरूर जो है आप देख लीजिएगा, राइट? अब देखो, बीजिंग जो है, ये इसने किया क्या है, ये चाइना ने किया क्या है? एक तो अपनी ये मिलिट्री की जितने भी वेपन्स वगैरह जो होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो होता है, वो यहाँ पर लगा देता है, डिप्लॉय कर देता है इन एरियाज पर, राइट? इंक्लूडिंग एंटी शिप मिसाइल्स इसकी यहाँ पर है, सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर इसकी हम लोग को देखने को मिलती है इस एरिया पर। और इसने 2016 के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के डिसीजन को भी इग्नोर किया है। मतलब उन्होंने कहा था कि इस समुद्री क्षेत्र में चीन के ऐतिहासिक दावों को बिना किसी आधार का बताया था, यानी कि 2016 का इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन था, उसने बोला था कि चाइना का कोई भी बेसिस नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आधार नहीं है जो ये क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा। वो तो सिंपल ये चीज बोलता है कि चाइना, देखो साउथ चाइना सी का नाम हमारे नाम पे ही रखा है, हमारी कंट्री के नाम पे ही रखा है, तो ये पूरा सी हमारा है। ऐसे तो हम बोलेंगे पूरा ओशियन हमारा है, इंडियन ओशियन, राइट? तो वही चीज है कहानी। अब साउथ चाइना सी, मतलब वो गधा ये नहीं समझ रहा, साउथ चाइना हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं? चाइना के साउथ में। अब क्या बताएं अब,
चलो एनीवेज ऐसा करता है वो, उसकी हरकत है, बहुत ज्यादा हरकत है उसकी। हमारा तो इवन नॉर्थ ईस्टर्न, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को बोलता है कि वो चाइना का है। थोड़ा पगले माइंड का है, पता नहीं क्या किस टाइप का नशा करके ये काम करता है, भगवान जाने। वैसे है चीनी नशेड़ी बहुत ज्यादा, पता है आपको? हम लोग इनको बहुत ओपीएम भेजते थे, हमारे यहाँ से बहुत ओपीएम जाता था इनके पास। नशेड़ी हैं ये लोग। और देखो अब इसका जो लीडर है वो भी ऐसी हरकतें करता है, और ऐसा नहीं है, इनके पूरे मतलब पुराने लीडर भी ऐसी हरकत करते थे ये लोग। चलो, हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज बोर्ड, बहुत सारी मात्रा में चाइनीज बोर्ड जो है वो स्पॉट की गई है फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास। तो ये तो हरकत है हार्ट अटैक दिलवाने की इसको, इसकी। ये इवन ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, जिसमें आपको कई बार बता चुका हूं, चाइना जो है ये अपनी ये सबमरीन लेकर जाएगा ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मान के चलो, ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा और ये यहाँ से ऐसे वापस ले लेगा। कई बार ये इंडिया तक ऐसे आता है, जानबूझ के इसकी हरकतें रहती है, जिससे कि वहां के लोग एकदम वो हो जाए कि अरे यार ये कंट्री की सबमरीन कैसे आ रही है यहाँ पर, तो उनको डर लग जाता है ना कि कहीं अटैक वटैक बिना बोले अटैक तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें। अब चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मलेशिया के कोस्ट पर हम लोग को देखने को मिले, तो ये चीज है। अब यूनाइटेड स्टेट्स चाइना रिलेशन की बात की जा रही है, आप सभी लोग को पता है कि दुश्मनी है, दोनों कट्टर दुश्मन बन गए हैं, इनके रिलेशनशिप खराब हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर, टेक सुप्रीमेसी को लेकर एक इशू यहाँ पर देखने को मिला, वहां से लेकर हांगकांग के अंदर ह्यूमन राइट्स के इशू जो है वो छेड़े गए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को जिनजियांग प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती है, उइघुर मुस्लिम्स वाला जो इशू है, तो वो जो है वो छेड़ा गया। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं इन दोनों के बीच में। काफी सारे इश्यूज है, एक नहीं लाइन लगी हुई है बहुत सारे इशू की। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तरफ से प्लानिंग करता है और चाइना जो है वो अपनी तरफ से उसको, इनकी शुरुआत वैसे अगर ये कोल्ड वॉर का जो एरा जो था, कोल्ड वॉर वाला एरा, तो इसको अगर आप पास्ट न्यूज में देखेंगे तो अराउंड 2017 2018 से इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो गई थी। ये ट्रेड के साथ शुरू हुआ था, ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिला था, आपने ये टर्म जो है वो सुना होगा पहले, राइट? ट्रेड वॉर से इनकी शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे करके ये बहुत गंभीर हो गया इन दोनों के बीच में मामला। और गंभीर तो होना ही था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की सुपर पावर वाली गद्दी उसकी छीनती हुई उसको नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट? और इवन जैसे कि बात हो रही है टेक सुप्रीमेसी की, यहाँ पर बात हो रही है, इसमें इवन ये वाली चीज भी आई थी कि जैसे 5G, चाइना के हाथ से 5G का पूरा ऑर्डर जो है वो निकला है, उसकी वजह, मेन वजह ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ही बताई जाती है, क्योंकि सबसे पहले यही कंट्रीज थी जिन्होंने छेड़ा कि इसकी हुआवे हुआवे करके एक कंपनी आती है ना, तो उन्होंने कह दिया। और जिस समय, आपको मैं बता दूं कितना आगे था, आगे है चाइना, आप देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में, जिस समय सभी कंट्रीज 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी, यानी कि उनका प्रोसेस चल रहा था, इसने हुआवे, इसके पास कंपनी है, तो इसने 5G टेक्नोलॉजी रेडी कर दी थी। इसने बोला था ऑन टेबल बैठकर, और इवन इंडिया भी इसके साथ डील कर रही थी उस समय। कुछ न्यूज आप पुरानी उठाकर पढ़ेंगे, वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मतलब 2021 में अभी एग्जाम लिखना है, तो 2022 से जनवरी से आपको करना है कवर। और बाकी जैसे कि अगर आप 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो 2021 जनवरी से न्यूज कवर करो। तो मैं आपको बैकग्राउंड एक बता देता हूँ, इंडिया ने भी इवन, जैसे आप पुरानी न्यूज मेरे में भी शायद आप रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा उसमें आपको, कि इंडिया ने भी जो है वो अलाउ कर दिया था कि हम चाइना से ये 5G इक्विपमेंट जो है वो लेने वाले। तो आप देखिए कि जिस समय पूरी दुनिया भर सिर्फ काम कर रही थी 5G इक्विपमेंट्स के ऊपर, यानी कि उनका काम चल रहा था, उस समय इसने रेडी करके छोड़ दिया था यार, रेडी करके छोड़ दिया था, मतलब कि इसके पास अवेलेबल था। इसने बोला था कि आप तो बस ऑर्डर करो, हम आपको सामान पहुंचा देते हैं, हमारे पास रेडी रखा हुआ है, पूरी व्यवस्था रेडी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स पूरे रेडी हैं। तो ये चीज थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि सभी कंट्रीज ने हटा ये दिया था, क्योंकि शक ये था कि ये स्पाई करेगा, निगरानी रखेगा, झांकने की आदत है इसकी, राइट? तो चलो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी। ऐसे करके यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के रिलेशन जो है वो सबसे खराब हम लोग को अभी एट प्रेजेंट नजर आ रहे हैं। और साउथ चाइना सी कहां पर है, तो उसकी लोकेशन आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, राइट? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, वहां पर ही है। यहाँ पर आप देखेंगे वियतनाम, फिलीपींस, बोर्नियो जैसी कंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ताइवान स्ट्रेट से ये कनेक्टेड है, राइट? जैसे कि ईस्ट चाइना सी पर जाना है, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी, तो ताइवान स्ट्रेट से होते हुए आप जाएंगे, राइट? और यहाँ पर हम लोग को लुजोन स्ट्रेट भी देखने को मिल रहा है, साउथ चाइना सी से फिलीपीन सी की तरफ जाना है तो लुजोन स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये स्ट्रेट के नाम याद रखो कि ये स्ट्रेट जो है वो किन किन को कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहां पर है, तो इसकी लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ऐसी चीज पूछ ली जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको चाइना, इसके अलावा ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी साउथ चाइना सी के पास, राइट? और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ये कनेक्ट करती है आपस में, राइट? तो एक लिंक कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी, और काफी मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहां से बताया जाता है कि बहुत मेजर ट्रेड होता है, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट? तो इनका कहना है कि 1/3 पूरे दुनिया भर की शिपिंग जो है, वन थर्ड शिपिंग
यहाँ से इस एरिया से जो है वो पास होकर गुजरती है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड जो है वो इसी एरिया से होकर गुजरता है। तो ये वाली चीज है, तो इसलिए ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कौन से आइलैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं जिस पर क्लेम्स किया जाता है कंट्रीज के द्वारा, तो पार्सल आइलैंड, तो इस आइलैंड की लोकेशन आपको पता रखनी है। स्पार्टली आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर, तो इसकी लोकेशन आपको रखनी है। स्कारबोर्ग शोल आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब बस लोकेशन पता रखो और हल्की फुल्की बस जानकारी होनी चाहिए, वो आप वाला लिंक जो कवर कर लेंगे, देख लेंगे, तो उसमें आपको पूरी चीज है वो मिल जाएगी, राइट, क्योंकि उसमें तो पूरे डिटेल में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। और 2010 से चाइना जो है इसने काफी सारे आइलेट्स क्या होते हैं? आइलेट्स यानी कि स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड। तो इसने काफी सारे जो आइलेट्स जो है उनको कन्वर्ट कर दिया था आर्टिफिशियल आइलेट्स में, राइट। और ये यूएनसीएलओएस के अंडर जो है वो लाया गया था। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई थी, जैसे कि हेवन रीफ हो गया और जॉनसन साउथ रीफ हो गया, फीरी क्रॉस रीफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि चाइना ने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये वाली चीज चाइना की हम लोग को देखने को मिली, मतलब कि वो अपना क्लेम को और पुख्ता करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, तो ऐसी हरकत जो है वो उसने करी थी, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बता दो, पूछ लो। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहा है। फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 की यहां पर बात हो रही है। फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, तो ये बिल जो है रिसेंटली पास हुआ है लोकसभा में। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी कंपनीज फैक्टरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो उस स्कोप को बढ़ाने के लिए ये फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया। अब फैक्टरिंग क्या होता है, यहां से उठाकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो, फैक्टरिंग इज अ ट्रांजेक्शन वेयर एंटिटी लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस sells its receivables dues from a customer to a third party, that is a factor like a bank or NBFC for immediate funds, partial or full। अब ये चीज क्या है, इसको सिंपल तरीके से समझो। जैसे कि मैं एक कंपनी हूं, राइट, मैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक, जैसे मान लेता हूँ, चलो अपनी इसी का मान लेते हैं, चलो एजुकेशन कंपनी का ही मान लेते हैं। अब देखो, मैंने स्टूडेंट को जो है क्या दिया, मैंने अपनी सर्विस जो है वो स्टूडेंट को दी। स्टूडेंट ने मुझे क्या दिया, स्टूडेंट ने मुझे एक वो दे दिया, बिल दे दिया, या फिर वो दे दिया बिल। मतलब आपको पता होगा कि आप जैसे फॉरेन वगैरह में जाएंगे तो कई बार हम अपने जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, चेक्स वगैरह होते हैं, या फिर पेमेंट वगैरह होती है, उसको कई बार बिल्स कहा जाता है या चेक्स कहा जाता है, राइट। तो वही वाली चीज। तो जैसे कि उसने मुझे वो दे दिया एक, जैसे लेट सपोज कि एक पेपर हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट वाला पेपर है। चलो यार, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझना मुश्किल होगा यार, क्योंकि वाला एग्जांपल सर्विस वाला आ गया, अपन को गुड्स वाले एग्जांपल को रखना पड़ेगा। सॉरी। तो देखो, उससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं एक कंपनी वाला हूं और एक दूसरी कंपनी के साथ जो है वो मेरी डील चल रही है। अब मैंने उनको सामान पहुंचा दिया, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट दे दिया कि इतनी तारीख तक आपको जो है वो ये पेमेंट दे दिया जाएगा, राइट। तो उसकी तरफ से एश्योरिटी मुझे मिल गई ऑन पेपर कि इतनी तारीख को आपको पेमेंट दे दिया जाएगा, ये फलाना अमाउंट दे दिया जाएगा। अब मुझे एट अ टाइम उस पेमेंट की आवश्यकता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ये फैक्टरिंग बिजनेस के थ्रू एक थर्ड पार्टी के पास, राइट, जैसे कि बैंक हुआ या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, उनके पास जाऊंगा, उनको ये बिल दूंगा या एक एग्रीमेंट दूंगा, राइट, जो कि मेरा हुआ है इस पार्टी के साथ। वो वैलिडेट करेंगे उसको और उसके बाद वो मुझे क्या दे देंगे, एट अ टाइम पैसे दे देंगे। बट वो पैसा जो मिलेगा वो डिस्काउंटिंग रेट पर मिलेगा, पूरे रेट पर मिलेगा नहीं, राइट। फुल अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी तो प्रॉफिट करना है ना इन पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को। तो फिर वो मुझे वो वाला पेमेंट कर देंगे और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तो ये होता है फैक्टरिंग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। सिंपल सी चीज, बस ये आप ध्यान में रखो, राइट। ये वाली चीज होती है बस फैक्टरिंग कि एट अ टाइम जैसे होता है ना कि कई कंपनीज बोलती हैं कि अगले महीने का पेमेंट शिफ्ट कर देती हैं, बोलती हैं कि आपको इन सर्विस, मतलब इन गुड्स या सर्विसेज के लिए इसकी पेमेंट आपको अगले महीने हम दे देंगे, दिस इज आवर एग्रीमेंट, राइट। तो इस तरीके का हम लोग को डील देखने को मिलती है कंपनीज के बीच में। अब एक कंपनी को एट अ टाइम पेमेंट की आवश्यकता है, जरूरत है पैसों की, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से वो निकाल सकते हैं पैसे, राइट। ये वाली चीज है, इसका आपको बस एक जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ यही है फैक्टरिंग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और करेंटली 7 नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, जिसे हम लोग एनबीएफसी कहते हैं, राइट, तो वो फैक्टर्स के मामले में जो है वो उनकी मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब ज्यादातर जो फैक्टर्स वगैरह जो है, इस प्रकार के काम वगैरह जो है, ये 7 एनबीएफसी जो है वो करती है, राइट। और बिल जो है गाइस, बिल की अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लिमिट जो होती है, राइट, कि एनबीएफसी के लिए फैक्टरिंग
बिजनेस में प्रवेश करने हेतु जो निर्धारित सीमा है, लिमिट जो है वो भी समाप्त कर दी गई है इस बिल ने मतलब कि अब किसी पर्टिकुलर कंपनी को एक लिमिट जो पहले निर्धारित की गई थी, अब वो हटा दी गई है कि कोई भी अब आपको लिमिट रखने की जरूरत नहीं कि इतना बिजनेस आपका होगा तो ही आप फैक्टरिंग बिजनेस कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी जो है वो फैक्टरिंग मतलब बिजनेस एनबीएफसी या बैंक वगैरह जो है वो कर सकते हैं, राइट? या फिर इस प्रकार की सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बैंकिंग के अंदर सेकेंडरी सर्विसेज बोलते हैं। आपको पता होगा बैंकिंग के अंदर दो सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलती है, प्राइमरी सर्विस और सेकेंडरी सर्विस। प्राइमरी सर्विस की बात करें तो प्राइमरी सर्विस के अंदर जैसे कि लोन्स देना और जो वो होता है ना डिपॉजिट्स वगैरह, सेविंग अकाउंट वगैरह की पैसे जो है वो रखवाना बैंक के अंदर। तो बैंक के मेन काम जो होते हैं वो ये होते हैं। अब ये दो चीज अगर जो भी एंटिटी जो भी कंपनी है दो चीज अगर कंडक्ट करती है तो वो उसी को हम लोग कहेंगे बैंक की ये बैंक है। बाकी दूसरी चीज बहुत सारी हो जाती है कि जैसे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, बहुत तमाम चीजें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट, इंश्योरेंस वगैरह, तो बहुत सारी चीजें वो सेकेंडरी सर्विस में आती है। बट प्राइमरी सर्विस यानी कि जो भी पर्टिकुलर एंटिटी, उसको बैंक का दर्जा तभी मिलेगा जब वो डिपॉजिट रखवाए और लोन्स वगैरह दे। ये दो कंडीशन जब अगर वो फुलफिल करेगी तब वो बैंक जो है वो कहलाएगी। तो ये एक बेसिक चीज होती है कि किसी भी एंटिटी को बैंक बनने के लिए ये वाली दो चीज जो है वो करना इंपॉर्टेंट होता है, ये दो फंक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंसर्स का स्कोप जो है वो वाइड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसमें दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी परमिट कर दिया गया है, राइट? वो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही चीज ये वाली वो जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी थी वो यही है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म डिस्काउंटिंग के लिए, राइट? इनवॉइस जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसके लिए। इसमें टाइम पीरियड रिड्यूस किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, जिससे कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए और जल्दी जल्दी बिजनेसमैन के हाथ में जो है वो या ट्रेडर्स के हाथ में जो है वो पैसा मिल जाए उनको, राइट? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दी जा रही है कि वो रेगुलेशन यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार के फैक्टरिंग बिजनेसेस को। और इसके अलावा अलाउ किया जा रहा है नॉन एनबीएफसी फैक्टर्स और दूसरी एंटिटीज को भी कि ये भी फैक्टरिंग जो है वो कर सकते हैं, राइट? कि जिसके चलते फंड्स वगैरह को ये इंक्रीज कर सकें, जैसे कि उनके पास स्मॉल बिजनेसेस जो है, राइट, स्मॉल बिजनेसेस से फंड वगैरह जो है वो कर सकें वो, राइट, सप्लाई कर सकते हैं फंड का, जो स्मॉल बिजनेस के पास अवेलेबल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज है। इसमें बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और इसमें ग्रेटर एक्सेस जो है वो मिल जाएगा क्रेडिट का स्मॉल बिजनेसेस को। ऑब्वियस ही बात है कि उनका पैसा जो अटका हुआ होगा वो तुरंत जो है वो उनको मिल जाएगा। बट हाँ, मतलब एज इट इज पूरा का पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि इन कंपनीज को भी प्रॉफिट करना है, राइट? इसमें बताया जा रहा है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा ये पूरी चीजों को, राइट, लिस्ट किया जाएगा। और सरकार के जितने भी ड्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट फाइलिंग हम लोग को चार्जेस की जो देखने को मिलती है, तो जैसे कि मतलब कुल मिलाकर पूरी चीज ऑनलाइन भी इसलिए की जा रही है, जीएसटी नेटवर्क के साथ भी इसलिए जोड़ा जा रहा है कि किसी प्रकार का घोटाला ना हो, राइट? किसी प्रकार की क्योंकि आज की डेट में देखो सरकार को चाहिए, आज की स्थिति की बात करूं मैं, प्रैक्टिकल स्थिति की, तो आज की डेट में हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, सरकार को पैसों की रिक्वायरमेंट है, राइट? और हम लोग जो है अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम देखें कि डिसइन्वेस्टमेंट जो कंडक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो सरकार कर रही है अपनी जगह पर, बट डिसइन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए खराब होता है, राइट? और बोरोइंग्स ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा ले चुके हैं, यानी कि लोन्स वगैरह काफी ज्यादा ले चुके हैं। और इवन हम लोग अपने खर्चों को भी कम नहीं कर सकते, उल्टा खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर्स वगैरह हम लोग को कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है और सरकार के पास पैसे आ नहीं रहे। तो सरकार आज की डेट में क्या चीज ढूंढ रही है मैं आपको बताता हूँ, इसी प्रकार की एक्टिविटी सरकार कर रही है। ये सब चीजें जो आज आ रही है ना, तो ये मत देखो कि ये कोई बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, इट इज गुड कि ये रिफॉर्म हो रहा है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो ये है कि सरकार को चाहिए पैसा, और इन सब एक्टिविटीज के थ्रू सरकार के पास भी आता है कमीशन, उनको भी मिलता है पैसा। और दूसरी बात, इससे ये क्या कर रहे हैं, पूरी चीजों को ट्रांसपेरेंट करवा रहे हैं। वो चीज जो मैंने भी आपको बताई ना कि जिससे कि ये वाले पॉइंट देखो आप, इस पॉइंट के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो यही है कि सरकार को चाहिए कि जीएसटी नेटवर्क के साथ इसको सरकार ने ऐड क्यों किया, क्योंकि जो लोग टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व थे, राइट, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे वो यहां पर रुके, राइट, पूरी चीज ऑन पेपर आए, राइट। और जब पूरी चीज इस प्रकार से यानी कि थोड़ा सा बेनिफिट देकर ट्रेडर्स को, अगर सरकार को बड़ा बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ पे फायदा ही होगा ना, क्योंकि सरकार को आज की डेट में चाहिए पैसा, और पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है, टैक्सेबल सोर्सेज और नॉन टैक्सेबल सोर्सेज से भी होती है। बट यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है टैक्सेबल सोर्सेज के ऊपर, कि नॉन टैक्सेबल तो अपनी अलग जगह पर है, राइट, नॉन टैक्सेस के थ्रू जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अपनी जगह पर है, बट यहाँ पर टैक्स को जो है वो सरकार को सही तरीके से मैनेज करना। अब इस समय टैक्स बढ़ाएगी और वैसे ही लोग परेशान है, तो और जो है वो लोगों की मतलब वो हालत खराब कर देंगे सरकार की, राइट। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि कुछ ऐसे तरीके लाए जाए जिससे कि ये सब जो इश्यूज जो आ रहे हैं, जो लूप होल्स आ रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, उन गैप्स को फुलफिल किया जाए। बात समझ रहे हो आप? तो ये वाला पॉइंट इस टॉपिक के पीछे है बैकग्राउंड में, और यही चीज आपको समझना है सिविल सर्विसेज के लिए।
क्योंकि क्यों लेकर आई है? क्योंकि सरकार को आज की डेट में चाहिए पैसा, और पैसा आएगा जब जब सिस्टम में ये सब जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाएगा। तो ये पॉइंट कहीं पर आप लिख लो कि वजह क्या थी इस फैक्टरिंग के लाने की इस समय पर। आप देखो समय के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक को जब समझना रहता है ना, तो हम उस समय को यानी कि देखते हैं कि यार किस समय पर ये वाली चीज लाई गई और क्यों लाई गई। तो ये सब चीज तो लग रहा है कि अच्छी, कि हाँ यार इससे तो ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलेगा, बट सरकार को क्या, सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा। और मेन चीज आज यही है कि सरकार इस प्रकार की चीजें बहुत सारी इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि उसे चाहिए बेनिफिट, क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करके भी फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करके, डिसइन्वेस्टमेंट तो समझते हो ना। एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। देखो डिसइन्वेस्टमेंट जो हम देखते हैं ना, पता है ना, ये वाली बात आप सभी लोगों को, डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है कि सरकार अपनी पीएसयू वगैरह जो है उसको क्या करती है, सेल आउट कर देती है, राइट, सेल कर देती है। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कौन सी पीएसयू को करती है, जो चलती नहीं है, बताओ हाँ या ना? जो सरकार की पीएसयू लॉसेस में है उसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है क्या? जो लॉसेस में हम लोग को पीएसयू देखने को मिल रही है, जो लॉस कर रही है, उसी का डिसइन्वेस्टमेंट होता है क्या? बताओ किसका होता है? ऑल्सो एलआईसी की भी। सो अरे एलआईसी तो आग लगा देगी। एलआईसी का लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं एलआईसी के शेयर्स लेने के लिए, बैठे हुए हैं। अरे यार ये घड़ी टूट गई यार। चलो, लोग बैठे हुए हैं, पता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट में आप मुझे बताओ, ठीक है, सरकार का एक पीएसयू है, चलो इस पेज पे आते हैं, सरकार की पीएसयू है, ठीक है, ये लॉसेस कर रही है। अब आप इस सरकार की पीएसयू को भूल जाओ, आप एक कंपनी खरीदना चाह रहे हो, राइट, जो लॉस कर रही है। आप क्या वो कंपनी खरीदोगे, लॉस मेकिंग कंपनी, मतलब जो लॉस कर रही है, लॉस बियर कर रही है, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। डिसइन्वेस्टमेंट में होता यह है कि सरकार क्या करती है, अपनी जो लॉसेस में चल रही है ना कंपनी, उसको नहीं बेचती है, जो प्रॉफिट में जो रहते हैं उसके शेयर्स बेच देती है वो, राइट, क्योंकि वो वाली चीज आसानी से बिक भी जाएगी, आसानी से पैसा जो है वो सरकार के पास आ जाएगा। ये बहुत बड़ी वो है, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट को लगता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये। अब देखो ना, एयर इंडिया को देख लो, बिक रहा है क्या? कितने समय से लॉसेस में चल रहा था। प्रॉब्लम यही है, सरकार सामने वही चीज रखती है, और इवन कुछ ऐसे ऑफर्स देती है, जब वो शेयर्स वगैरह बेचती है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक दो की बात करूं मैं, जैसे कि सरकार बोलती है कि उसका वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वर्ड बताऊंगा, अगर आपको याद है तो बताना, कि सरकार आज की डेट में क्या कर रही है, जब वो शेयर्स वगैरह दे रही है किसको, प्राइवेट कंपनीज वगैरह को, राइट, शेयर्स वगैरह जब ट्रांसफर कर रही है तो उसके साथ वो मैनेजमेंट भी पूरा ट्रांसफर कर दे रही है। जैसे होता ही है ना कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है, आप हो, आप सरकार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी खरीदना चाह रहे हो, उसके शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, तो आपके पास जब तक 51% शेयर नहीं आएंगे तब तक आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है इससे नीचे जब आपके पास शेयर रहेंगे, राइट, तब प्रॉब्लम आपके साथ क्या होगी कि इससे कम अगर आपके पास शेयर रहेंगे तो आप जो है वो उस कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आपके डिसीजन जो है वो उस कंपनी के ऊपर स्टैब्लिश नहीं रहेंगे। और आप क्यों लगाओगे इतना पैसा किसी कंपनी के अंदर जिसमें आप ही की खुद ना चले, आप ही की खुद डिसीजन जो है वो ना सामने रखे जाए, राइट, उसके अकॉर्डिंग काम ना हो, तो फिर आप क्यों करोगे, है ना? तो इसलिए आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, सरकार आज की डेट में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ पता है, आज की डेट में सरकार ये कर रही है, पूरी कंपनीज को अपने वो दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। इसका रुक जाओ, मैं आपको वर्ड बता ही देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये प्रीलिम्स में इस बार आएगा। एक मिनट, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं आपको बता रहा हूँ। काफी ज्यादा है। ऐसे ही एक एवरग्रीन का मामला हम लोग को देखने को मिलता है, एक एवरग्रीन का मामला होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। आज की डेट में बहुत घोटाले चल रहे हैं यार, बैंक्स वगैरह भी आज की डेट में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स पर काम कर रही है। पता है किसी को एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? ये सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो प्रीलिम्स में इस बार आएंगी, क्योंकि ये सब चीजें अभी अभी नहीं है। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने थोड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर अच्छा काम भी कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड अभी टॉपिक भी आ गया तो हमने बात भी कर ली। आप देखिए, कल 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 या परसों भी मैं लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर वो 3 चीजें जो ऐड की गई थी उसका मैंने क्वेश्चन पूछा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से करके चलनी है। रुको मैं आपको वाला बताता हूँ, जैसे एक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है, रुको एक मिनट, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब।
2021 के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफआरबीएम करके जाना है आप लोगों को, एफआरबीएम भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लिख लो कहीं पर। ये वाले डिसइन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, लिख लो कहीं पर। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें होता यह है कि ना ही सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी 20% ही क्यों ना शेयर खरीद रही हो, तो उसको भी जो है वो मैनेजमेंट के लिए दे दिया जाएगा। मतलब सरकार बोलेगी चलो तुम ही पूरा कंट्रोल करो इस कंपनी को। तो उससे क्या होता है, उससे वो कंपनी अट्रैक्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये वाली चीज है यहाँ पर। और ये चीज बताने का उद्देश्य यही है कि आज की डेट में सरकार के आप उद्देश्य को समझो, राइट? कि सरकार का क्या उद्देश्य है, क्यों इस प्रकार के ये टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि सरकार को आज की डेट में फंड्स चाहिए। अब फंड्स एकदम से टैक्स बढ़ाकर तो उठा नहीं पाएगी वो, राइट? क्योंकि उसमें बवाल मच जाएगा। तो वो कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे करके थोड़ी थोड़ी ऐसी कुछ चीज है जिससे कि वो फंड्स जो है वो जुटा सके। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज है। क्लियर है यहां तक बातें? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का तो पूछ लो। नहीं, वो ऐड होते जा रहे हैं प्रीत जी, आप चेक करिए उस वाली प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। एवरग्रीन का मतलब प्रिंसिपल रीपेमेंट नॉट रिक्वायर। नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर नहीं, एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट समझना है कि बाद में समझाऊं लेक्चर के एंड में? जल्दी बताओ, टॉपिक पहले कर लूं या अभी के अभी समझा दूं एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट भी? जल्दी बताओ। चलो लेक्चर के एंड में समझाते हैं। अब देखो, पीएम केयर्स फंड के बारे में जो है वो आप लोग ने ऑलरेडी जो है वो समझा ही हुआ है। हमने कई बार जो है वो इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है, राइट? कि जैसे कि जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ऑर्फेंस वगैरह के लिए, अनाथ बच्चों वगैरह के लिए, राइट? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड की जैसे हम लोग बात करें, राइट? तो इसमें बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को कवर करो, राइट? जो अनाथ हुए हैं कोविड 19 के दौरान, सिर्फ उनको ही कवर मत करो कि जो कोविड 19 के चलते, मतलब कि यहां पर ये कहा गया है कि कोविड 19 के पीरियड के दौरान जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनको कवर कर लो, सभी के सभी बच्चों को। ये जरूरी मत रखो, कंडीशन मत रखो कि जिनके पेरेंट्स कोविड 19 से गुजरे हैं, राइट? तो उन्हीं को ही सिर्फ बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, ये वाला कंडीशन मत रखो। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, राइट? सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रही कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दो, राइट? बट इवन ये भी बोल रही है कि आपको आज की डेट में सभी के सभी जो ऑर्फन से अनाथ बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय पर, पेंडेमिक के समय पर, हमने देखा कि काफी सारे उल्लंघन सामने आए, राइट? ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिला। और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स। और फिर जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि जो इश्यूज जो सामने आते जा रहे हैं कि बच्चों को जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस, राइट, किडनैपिंग का केस, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी भी हम लोग को देखने को मिलती है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। और इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया की दायित्व है कि उनको ऑर्फन्स का, अनाथों का जो है वो ध्यान रखना जरूरी है, राइट? और मई 28 को कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि आइडेंटिफाई करो बच्चों को, राइट, कि जो ऑर्फन हुए हैं मार्च 2020 के बाद, अनाथ हुए हैं मार्च 2020 के बाद, और उनकी इंफॉर्मेशन अपलोड करो कहां पर? बाल स्वराज पोर्टल पर, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और बेंच ने जो है गाइस डायरेक्शन पास किए कि कंट्रोल करना है इलीगल एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स को, कि ऑर्फन्स जो इलीगल तरीके से अडॉप्ट हो रहे हैं तो उसको आप कंट्रोल करो, राइट? और आज की डेट में अनाथ जो है गाइस, तो उनके वेलफेयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनकी देखभाल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के समय पर 75,000 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो अनाथ हुए हैं, अबंडन हुए हैं, या फिर उनके पेरेंट्स जो है उनकी मृत्यु हो गई है, राइट, कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स या फिर क्राइम में जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, राइट? यानी कि वो या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स के विक्टिम बन गए हैं या फिर क्राइम
की फील्ड में जो है वो चले गए। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई है एनसीपीसीआर की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, जिसमें बताया गया कि 6,855 बच्चे जो हैं वो अनाथ हुए हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 23 जुलाई 2021 के पीरियड में। 68,218 बच्चे जो हैं उनके कोई ना कोई एक पेरेंट जो है उनकी मृत्यु हुई है, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है 23 जुलाई के पीरियड तक, इस साल 2021 तक। इसके अलावा 247 बच्चे जो हैं वो पूरी कंट्री के अंदर इसके अलावा भी अबेंडन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और मतलब क्या किस प्रकार से जो है वो बच्चों की मदद करनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मैकेनिज्म्स लेकर आने चाहिए, राइट, जैसे कि एजुकेशन उनकी कंटिन्यू रहे, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मतलब फोकस करना है कि जो भी बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं या फिर वो अगर ड्रॉप आउट भी हो गए तो उनको फिर स्कूल्स में एनरोल करो। जो एनरोल्ड है तो उनकी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू करवाओ, जो ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको एनरोल करके उनकी स्टडीज कंटिन्यू करवाओ, राइट। और अथॉरिटी जो है उनको उन बच्चों के गार्जियन तक पहुंचने की आवश्यकता है, राइट। गार्जियन मतलब कि उनके जो गार्जियन है जैसे कि चाचा चाची मामा मामी ये लोग, राइट। तो अथॉरिटी जो है वो उनको बोले कि बच्चे की देखभाल करें, राइट। और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप लिमिट भी जो है वो बढ़ाई जाए, स्कीम्स जो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है उसके लिए। इसके अलावा कहा गया कि इन स्कीम्स को, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। अब ये चीज समझो, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड क्या है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो कि लीगली बाइंडिंग है मेंबर्स के ऊपर। और ये कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है गाइस, इसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1989 में। ये मतलब लागू हुआ था 1990 से, और इसमें 20 कंट्रीज ने रेक्टिफाई जैसे ही किया था तो उसके बाद ये लागू हो गया था, राइट। इसने बताया गया कि इसमें बच्चा जो होगा वो 18 साल से कम की उम्र के लोग को जो है वो चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा, और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के थ्रू उसे जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके अंदर सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हर एक बच्चे के बनाने की बात की गई है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और एबिलिटीज। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 4 कोर प्रिंसिपल जो है वो इस कन्वेंशन के हैं। एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सर्वोत्तम हित, और रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड्स व्यू, बच्चे के विचारों का सम्मान। तो ये हम लोग को प्रिंसिपल इसके कन्वेंशन के देखने को मिलते हैं, तो जिसका आपको एक आइडिया, एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अभी कभी पूछ लो। अब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट टू हेल्थ की हम लोग बात करेंगे। अभी हुआ क्या है गाइस, ये राइट टू हेल्थ जो कि एक फंडामेंटल राइट है, बताया जा रहा है कि उसे छीन लिया गया है या फिर उसको बैक सीट पर रखा गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कहा है, मतलब एक याचिका जो दायर की गई थी, तो याचिका के अंदर जो चीज मेंशन थी तो उसमें ये लिखा गया था, यानी कि याचिका में ये चीज लिखी गई थी कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि मरीजों को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान महंगी निजी चिकित्सा सुविधाएं या फिर अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में से चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है, पब्लिक को फोर्स किया जा रहा है कि आप महंगी सेवाएं ही लो, महंगी हेल्थ केयर सर्विसेज ही जो है वो लो। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो राइट टू हेल्थ जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो उसका क्लियरली उल्लंघन या फिर उसको क्लियरली इग्नोर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, राइट। इवन जैसे कि अगर आप कुछ दिनों पहले की अगर आपने न्यूज सुनी होगी, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं थी वो सब न्यूज, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हो क्या रहा है, काफी सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो पेशेंट से, यानी कि बिल से कई ज्यादा जो है वो चार्ज किया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। तो अभी जो है आदेश दिए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा ऐसे हॉस्पिटल को कि ये अपने वापस करो, यानी कि जिन भी पेशेंट से आपने ओवरचार्ज किया है, उनकी फैमिली मेंबर से ओवरचार्ज किया, उनको पैसे वापस किए जाए। तो अभी हो रहे हैं इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। तो उसी मतलब इसी इवेंट के बैकग्राउंड में ये वाली चीज अब हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब ये इवेंट एक बैकग्राउंड के तौर पर था, ये पूरे इशू का, याचिका का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा है। अब डिमांड क्या करिए पेटिशनर है, पहली तो ये डिमांड करिए कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कानून तो बन जाता है, उसको इंप्लीमेंट कोई करता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स 2012 के, और पेशेंट राइट्स चार्टर। तो इनको जो है वो क्लियर तरीके से आप इंप्लीमेंट करो, सही तरीके से देखकर। तो ये चीज इसकी डिमांड थी पेटिशनर की। अब राइट टू हेल्थ जो है इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है कोविड-19 के दौरान? तो रेगुलेशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि अडॉप्ट किए गए हैं नेशनल पॉलिसी
गोल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, पिछले 20 सालों में इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है। बट इन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया कि ये चीजें हम लोग जो है वो शामिल करने वाले अपने सिस्टम पर, बट उसको इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। आपने देखो, एक चीज होती है कि आपने नियम बना दिए, राइट, नियम को अपने सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दिया, बट उसको इंप्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि ग्राउंड लेवल पर उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इंप्लीमेंट नहीं होगा तो उसके फिर फायदे कैसे मिलेंगे? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये एक इशू, और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब भी आप अपने मेंस का आंसर लेके इंप्लीमेंटेशन पर जरूर जोर देना, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब सर्विस ज्वाइन करोगे तो पहला काम क्या होगा? एज ए एग्जीक्यूटिव का आपका पहला काम होगा, आपको जो है वो जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होंगी या जितने भी सरकार के रूल्स वगैरह जो होंगे उनको इंप्लीमेंट करने का आपका पहला काम होगा, वेरी फर्स्ट काम, राइट, सर्विस में जाने के बाद। तो ये सब चीजें आप करोगे, तो उनको ये भी चाहिए कि आप सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं बट इंप्लीमेंटेशन पर भी जोर डालो। तो पॉलिसी मेकिंग पर भी जोर डालना है, क्योंकि आप सीनियर हो जाओगे तो आप पॉलिसी मेकिंग पर भी काम करोगे, राइट, बट इनिशियल लेवल पर तो आपको एग्जीक्यूशन का ही काम मिलेगा, इंप्लीमेंटेशन का ही काम मिलेगा। तो इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डिनायल जो है इस पर्टिकुलर अधिकार का, ये डिग्निफाइड लाइफ का डिनायल है। और यही चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब हम आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ नहीं बोले, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी बोले, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि डिग्निटी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसके साथ हमेशा रखी जाती है। और जब आप मेंस के आंसर में भी क्लियरली इस वर्ड का उपयोग करेंगे तो वो काफी अच्छा इंपैक्ट जो है वो डालेगा। और देखो, मिनिमम हेल्थ केयर ये भी अश्योर की गई है आर्टिकल 21, आर्टिकल 41 और 47 के तहत। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और बताया जा रहा है कि ये राइट जो है ये सिटीजन्स मतलब पर्याप्त तरीके से सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त नहीं है, राइट। और सिचुएशन आज की डेट की बात करें तो 70% से भी ज्यादा पेशेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर जा रहे हैं, और मात्र 30% से भी कम पेशेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर का उपयोग कर रहे हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा, पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग गरीब हैं, जिनकी मतलब कैपेसिटी मतलब उतनी नहीं है हॉस्पिटल बिल्स को पे करने की, उन लोग भी इवन जैसे से करके या तो किसी से कर्जा लेकर अपने घर की जमीन वगैरह बेचकर इलाज करवा देते हैं अपने परिवार के सदस्य का। तो ये चीज आपने पर्सनली ये सब चीजें देखी होंगी, राइट। वो क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मैं अगर भर्ती करूंगा अपने किसी उसको मतलब रिलेशनशिप में आने वाले किसी व्यक्ति को, राइट, संबंधी को, तो वो जो है वो उसकी बचने की संभावना काफी कम होगी। ये माइंडसेट है लोगों का, और ये सच्चाई है यार, ये रहता ही है ये वाली चीज। क्योंकि जब कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर जब देखते हैं लोग बाग उनकी सर्विसेज को, तो अगली बार फिर वो कदम रखने की सोचते ही नहीं है कि यार उस जगह पर मैं तो अपने किसी परिवार के सदस्य को नहीं लेकर जाऊंगा, भले ही किसी से कर्जा ले लूं, लाइफ लॉन्ग तक कर्जा चुका लूं। तो ऐसा होता है, ऐसा काफी सारे लोग सोचते हैं, राइट। और उसकी वजह भी यही है कि यार सही तरीके से चीजें हमें नहीं देखने को मिलती इसमें सरकारी अस्पतालों में। बट ऐसा नहीं है, सब सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं है, काफी सारे सरकारी अस्पताल में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है, क्योंकि मैंने खुद ये सब चीजें पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे सरकारी हॉस्पिटल कुछ कुछ है। बट ऐसे अगर सभी हो जाए तो देश ही बदल जाए पन्ना, राइट। बट इसको होने में टाइम है, आप लोग जब सर्विस में जाएंगे तब होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब क्या करना चाहिए? तो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिली स्काई रॉकेटिंग प्राइवेट हॉस्पिटल चार्जेस की, मतलब ऐसे चार्जेस जो कि स्काई रॉकेटिंग, मतलब बहुत हाई चार्जेस हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल के देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के दौरान, राइट। बहुत हाई, उन्होंने अपने चार्जेस हाई कर दिए। इवन जैसे कि मेरे जब कोरोना वायरस हुआ था, मेरे फ्रेंड के फादर को उसको, तब ये लोग गए थे, हैदराबाद में रहते हैं, किसी हॉस्पिटल गए थे, तो उसने मुझे ये वाली चीज बताई थी कि यार हॉस्पिटल के अंदर एंटर किए हम लोग, उन्होंने सबसे पहली चीज तो यही बोली कि 50,000 रुपए पहले जमा कर दो, और हर दिन का जो है वो 32,000 रुपए या कितना 35,000 रुपए ऐसा कुछ उसने वो बताया था कि हर दिन का ये कॉस्ट आएगा, और आप जो है वो अभी पहले तो 50,000 जमा करो, और उसके बाद मतलब शाम तक 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने हैं, अगर आपको भर्ती करने के लिए बोल दिया जाता है तो मतलब एंटर करना है, अगर भर्ती एक दिन के लिए भी किया जा रहा है तो 50,000 तो पहले ही रखवा रहे हैं वो लोग। तो ये और इवन वो भी ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना कोई डेबिट कार्ड, ना कोई चेक, आपको सीधा कैश करना है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाना जरूरी है, जहां पर जाकर लोग शिकायत कर सकें, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर होना चाहिए, राइट। और ये ग्रीवियंसेस स्पेसिफिकली पेशेंट की जितनी भी शिकायतें, यानी कि ये सेल जो है वो जितनी भी शिकायतें हैं पेशेंट की उसको ले और तुरंत उसके ऊपर एक्शन करे, एक्शन दे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और पेशेंट्स के जो अधिकार हैं, जो हॉस्पिटल्स के द्वारा जो है वो छीने जा रहे हैं या इग्नोर किए जा रहे हैं, क्लिनिक्स के द्वारा जो इग्नोर किए जा रहे हैं, डिनाई किए जा रहे हैं, राइट। मिनिमम केयर का फेलियर
जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि मिनिमम केयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जो कि एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो ये क्लियरली एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन बताया जा रहा है, राइट। और राइट टू हेल्थ का बेसिस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, राइट, इसका आधार क्या है, तो आर्टिकल 21 ये गारंटी देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी का ये हम लोग को वो देखने को मिलता है, गारंटी देता है, और ये उसी चीज के अंदर आ जाती है। इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38, 39, 42, 43 और 47 ये भी कहते हैं, ये भी बात करते हैं, राइट। ये सरकार के बताया जाता है कि ऑब्लिगेशन है, दायित्व सरकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो कि सरकार को पूरे करने चाहिए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, यानी कि ये सरकार चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो भी नहीं करेगी। बट अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 21 के साथ राइट टू हेल्थ जो है वो शामिल कर लिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर ही आ गया। इसमें भले ही वो ध्यान ना दे तो भी उसका चल जाएगा, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं होते ना ये वाली चीजें। तो ये चीज आप लोग को समझना जरूरी है। और आर्टिकल 38, 39, 42, 43 और 47 ये क्या कहते हैं, तो लेक्चर फिनिश करने के बाद आप अपने नोट्स में इसको मार्क कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स बाद में यूट्यूब पर इस लेक्चर को देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख दीजिएगा, राइट। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट में सरकार की प्राथमिक कर्तव्य, यानी कि सरकार का जो प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, राइट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या गोल जो होना चाहिए या एक्ट जो होना चाहिए, वो लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, राइट, उनको सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इंडिया ने साइन किया हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को, राइट, जो यूनाइटेड नेशन का हमें देखने को मिलता है। इसमें ग्रांट किया हुआ है कि राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग टू ह्यूमंस, की मतलब कि इस प्रकार का जीवन ह्यूमन को मिलना चाहिए, या फिर सर्विसेज मिलनी चाहिए कि जो कि उसके मतलब जीवन के लिए अच्छी हो, पर्याप्त हो, राइट, डिग्निटी के साथ वो अपनी लाइफ जो है वो जी सके, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो उसको मिल सके, राइट, जिसके अंदर फूड भी आए, क्लोथिंग भी आए, हाउसिंग भी आए, मेडिकल केयर भी आए, राइट, नेसेसरी सोशल सर्विस भी आए। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात कर दी कि एक ह्यूमन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पर्याप्त उसको मिलना चाहिए, तो वो वाली चीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है, और इंडिया इसकी सिग्नेटरी है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और इसी के साथ अपना टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। इतना लेट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो चुका है 6 बजे। चलो एनीवेज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, लेक्चर अपना फिनिश हो गया है। अब बताओ, आप कुछ पूछना है तो बताओ। कल यार एकदम से ये पावर कट हो गया था, कल मैंने आपको बोला भी था ना कि अरे यार वो ऑन करना है। अब वो ये क्या रहता है कि ये सब सिस्टम चलते रहते हैं, मतलब ये यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन चल रही है, आईपैड भी कनेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बैटरी इसने खींच ली होगी और कल एकदम से बंद हो गया था, शट डाउन हो गया था ये। एग्जैक्टली, प्रोवाइड फ्रेश लोन टू रीपे ओल्ड लोन, बैंक लेंड मनी टू कंपनी टू पे ऑफ अनदर बैंक्स लोन। सर मैंने इसके बारे में न्यूज में सुना था, पूरा क्लियर नहीं है। चलो रुको मैं बताता हूँ, आपने आपने जो भी सुना बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से समझा उस चीज को। अब ध्यान सुनो, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में, एक मिनट रुकना, अरे याद क्यों नहीं रहा, चलो एनीवे छोड़ो। हाँ देखो, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे आपको पता है, किसी को पता है कितने दिनों के बाद एनपीए होता है लोन, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने दिनों के बाद होता है बताओ। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति, ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया, अब ये कितने दिनों तक अपनी कोई भी ईएमआई पेमेंट नहीं भरेगा, ड्यू नहीं भरेगा, तो फिर वो एनपीए हो जाएगा। 120 नहीं, 90 डेज, 90 डेज का वो है कि 90 डेज के बाद जो है वो कार्रवाई हो जाती है, शुरू हो जाती है बैंक के द्वारा। तो 90 डेज, जैसे ही 90 डेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, फिनिश होते हैं 90 डेज, एग्जैक्टली 90 डेज जैसे ही होते हैं, तो उसके बाद एनपीए हम लोग को देखने को मिलता है कि एनपीए हो जाता है, यानी कि वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। अब आज की डेट में एनपीए की बड़ी दिक्कतें हैं। अब बैंक्स के ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। बैंक जो करती हैं, एक प्रकार से क्या कह सकते हो कि बैंक जो है वो मैनिपुलेट करती हैं अपने अकाउंट्स को, क्योंकि उनको दिखाना है कि उनका जो बैंक है वो काफी क्लीन है, उसके ऊपर एनपीए की समस्या नहीं है। तो वो अपने बैलेंस शीट को, अपने अकाउंट को जो है वो क्लीन दिखाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, मिसलीड करती हैं ये। बैंक करती क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति है एक्स, अब उसने लोन रीपे नहीं किया, अब वो हो गया डिफॉल्टर।
एनपीए। बट क्या होता है कि 90 डेज से पहले, मतलब कि 75 डेज में ये कार्रवाई शुरू होती है, 75 डेज में, जब 15 दिन जो है वो बच जाते हैं एनपीए होने में। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखो कि जैसे ही एक अकाउंट रीपे नहीं कर रहा है, राइट, पेमेंट जो है वो नहीं अपना लोन्स पर दे रहा है, तब 75 डेज जैसे ही फिनिश होते हैं उसके बाद बैंक तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो क्या करती है, उसके अकाउंट में पैसा जो लोन लिया होता है, लेट सपोज कि 100 रुपए लोन लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 100 करोड़ मान लो, चलो 100 करोड़, ठीक है, 100 रुपए बोलोगे, आप बोलोगे सर बहुत छोटा फिगर है, 100 करोड़ ले लो, चलो ठीक है, इसने 100 करोड़ लोन लिए। अब बैंक क्या करेगी, इसके खाते में 100 करोड़ डालकर ये दिखा देगी बैलेंस शीट में कि उसने लोन रीपे कर दिया, तो पुराना लोन इसका बंद और 100 करोड़ वापस निकाल लेगी, मतलब नया लोन शुरू, यानी कि फ्रेश लोन। पुराने लोन को दबाकर एक फ्रेश लोन शुरू कर दिया गया, जिससे कि एनपीए, और ये चीज बिल्कुल कंटिन्यू रहती है, बार बार यही वाली चीज जो है वो लगातार होती रहती है, राइट। क्योंकि अपने उनको बैंकों को अपने जो है वो उसको दिखाना है, अपने अकाउंट्स को क्लीन करना है, बैलेंस शीट को क्लीन करना है, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बचना है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, कि जो भी बैंक के अंदर ज्यादा एनपीए होने लगता है और आरबीआई को अगर नहीं बताया जाता, और तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फिर आरबीआई एक्शन नहीं ले पाती समय पर, और यही हरकतें हो रही है, इसी के कारण बड़ी दिक्कतें इंडिया के अंदर एनपीए की बढ़ती आ रही है। ये लूपहोल्स है। वही तो ना, लॉन्ग रन में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा, बट ऐसा कर रही है बैंक्स। तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है, और दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये एक प्रकार का मैनिपुलेशन है जो कि बैंक्स के द्वारा किया जा रहा है, और ये वाली चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो गया, जैसे कि फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने कल आप लोग को एक टॉपिक दिया था, इसमें टेलीग्राम पर भेजा था ये वाला टॉपिक। तो जैसे मैंने ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था कि बताओ कि इनके चेयरमैन जो है वो कौन कौन है, तो ये वाली चीज तो नहीं आएगी, बट मैंने आपसे कहा था कि जो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने मेंशन किया था, हम्म, अ, इसका था ना, क्या बोलते हैं, ये फाइनेंस कमीशन से ही रिलेटेड था एक क्वेश्चन, कि इनकी जो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट जो जारी करी थी, जिसमें वो क्राइटेरिया सेट करती हैं, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि क्या नए 3 क्राइटेरिया जो है वो और इसने ऐड किए। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तो बहुत इजी सी चीज है। देखो, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही क्या हो रहा है कि सरकार अपनी पीएसयू वगैरह बेच रही है, बट जब आप अपना मेंस का आंसर लिखें तो ये बिल्कुल मत लिखना कि लॉस मेकिंग पीएसयू को बेच रही है, क्योंकि लॉस मेकिंग पीएसयू को कोई नहीं खरीदता, राइट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, अब देखो सरकार ने ये चीज देखी कि वो अगर किसी अपने कंपनी के शेयर्स बेच रही है, लेट सपोज कि 20% शेयर उसे बेचना है। अब एक कंपनी 20% शेयर क्यों परचेज करेगी, नहीं करेगी ना, उस प्राइवेट कंपनी कब परचेस करेगी, जब उसे फायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है आपको एक लेट्स सपोज एक बिजनेस जो है वो आपको खरीदना है, ठीक है, अब उस बिजनेस में आपको सिर्फ 20% शेयर ही मिल रहा है। अब उस वो 20% की वैल्यू आप समझ रहे हो, मतलब कि कुछ नहीं तो लेट सपोज कि 1 लाख करोड़ में मान लेता हूँ, क्या, चलो 1 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा ही हो गया, 50,000 करोड़, ठीक है, लेट सपोज 50,000 करोड़ रुपए जो है वो आपको एक बिजनेस जो है वो खरीदना है, एक्वायर करना है 50,000 करोड़ रुपए में। आप इतना पैसा लगाओगे क्या मात्र 20% शेयर्स के लिए? बिल्कुल नहीं लगाओ। आप सोचेंगे कि यार ये इस पैसों से तो मैं अपनी नई कंपनी खड़ी कर लूं, क्यों अपने 20% शेयर के लिए इतना पैसा लगाऊं, राइट, नहीं लगाओगे, राइट। और वहीं अगर आपको 51% शेयर जो है वो मिल जाएंगे तो आप लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग जो होगी वो आपके कंट्रोल में होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का सिर्फ एक ही चीज ये रहता है, पहली बात तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे उनको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न तभी पॉसिबल होगा जब मेन डिसीजन मेकिंग की टेबल पर उनकी जो है वो उनको सुना जाएगा, यानी कि मेन डिसीजन मेकिंग जो होगी वो अ, उनके थ्रू जो है वो की जाएगी, राइट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यही चीज है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें कि अट्रैक्ट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को कि वो जो है वो करें, क्या बोलते हैं, शेयर्स खरीदें। तो ये आज की रेट की कुछ नई नई चीजें हैं कि जिससे कि फंड्स जो है वो इकट्ठा हो। ये सब स्ट्रेटेजीज है सरकार की, क्योंकि उनको चाहिए फंड्स, क्योंकि हालत खराब हो गई है बुरी तरह से, फंड्स आ नहीं रहा है, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण दिक्कतें बढ़ गई। बट एक चीज अच्छी करी है सरकार ने, क्योंकि गड़बड़ तो इन्होंने बहुत सारी करी हुई है, बट एक चीज बहुत अच्छी ये है कि इन्होंने इस बार अपने इसमें क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी, एक तो ये अच्छी है ही, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम का रिटर्न होता है, लॉन्ग टाइम का रिटर्न होता है। तो ये वाली चीज एक इसकी अच्छी है, आप ये इस प्रकार से एक पॉजिटिव पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? अब लेट सपोज कि आपने जो है वो रोड बनाई, ठीक है, रोड बनवाई, अब आप जो ये रोड बनवा रहे हो, दिस ऑल्सो कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर ना।
तो आप ये रोड बनवा रहे हो, इस रोड को बनाने के लिए कितने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो लोगों को क्या मिल रही है? जॉब्स मिल रही है। दूसरी बात, इस रोड को मेंटेन करने के लिए भी जॉब्स खुलेंगे। तीसरी बात, इस रोड के माध्यम से ट्रेड वगैरह जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब देखो, हर चीज से हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है और हर चीज से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चीज होती है, उस पर अगर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब कि कंट्री का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है। और 100% होगा, 99% भी नहीं, 100% होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, उसका फेलियर हम लोग को नहीं देखने को मिलता। बट हाँ, किसी प्रकार का डिजास्टर हो जाए तो फिर वो बात अलग है। ठीक है, क्लियर है बातें? अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपन साइन ऑफ कर देते हैं क्लास को। नहीं, इट इज पॉसिबल ना, अभी तो चल रहा है। 2 दिन पुरानी न्यूज देखो आप, 2 दिन पुरानी न्यूज उठाकर देखो। द हिंदू का मेरे ख्याल से दिल्ली वाला पेज होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। दिल्ली, ये दूसरा या तीसरा पेज होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये पॉसिबल है। क्यों? मतलब एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है हॉस्पिटल के द्वारा, वो रिटर्न कर रही है ना। नहीं तो उसके बाद पेनाल्टी भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटर्न। रिटर्न तो उनको करना ही है, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर पेनाल्टी भी तो लगी है ना। सिर्फ रिटर्न करना इस वो ठीक सोल्यूशन नहीं। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी के पास गए, लेट सपोज कि आप जो है, मान लेते हैं हम लोग, पिज्जा हट गए पिज्जा खाने के लिए, ठीक है? तो आप पिज्जा हट गए पिज्जा खाने के लिए, चलो छोड़ो पिज्जा हट छोड़ो, क्योंकि पिज्जा पिज्जा बेकार है। कॉफी की बात करते हैं, क्योंकि मैं भी कॉफी को बहुत पसंद करता हूँ। ये क्यों अटक गया भाई? 1 मिनट रुकना। चलो, ये पता नहीं दिक्कत दे रहा है। तो आप जो है वो कॉफी पीने गए, ठीक है? तो कॉफी पीने गए, अब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है सीसीडी में। तो वहां पे गए और आपने देखा कि आपसे ओवरचार्ज कर लिया एक वहां के स्टाफ ने, ठीक है? मतलब ओवरचार्ज कर लिया। अब आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करोगे किसकी? कि भाई जो ओवरचार्ज किया वापस कर दे। आपको वापस मिल गया, आपका हो गया, और आपने ज्यादा से ज्यादा क्या किया? उस पर्टिकुलर उसके रिव्यू आपने लिख दिए कि यार यहाँ पर ओवरचार्ज किया था, और उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको कांटेक्ट करके कंप्लेन कर दी, जिससे कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इसके खिलाफ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या पहले प्रायोरिटी है कि भाई जिनसे पैसा ज्यादा लिया उनको पहले पैसे तो वापस कर दो, और फिर दूसरी चीज उनके खिलाफ एक वार्निंग नोटिस दे दिया होगा। तो और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अब हॉस्पिटल बंद करने का तो नहीं कहेंगे ना ऑर्डर, क्योंकि हॉस्पिटल अगर बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उस एरिया पर और भी जो मरीज है उनको भी प्रॉब्लम जाएगी। तो मैंने आपको कहा कि जब भी कोई टॉपिक को आप समझने की कोशिश करो, तो उसके दूसरे एरियाज को भी समझने की कोशिश करो एज अथॉरिटी के तौर पर। जब आप अथॉरिटी हो गए, तब आप थोड़ा ना उस हॉस्पिटल को बंद कराने का आदेश दे दोगे कि यार बंद कर दो, क्योंकि वो हॉस्पिटल अगर बंद हो गया तो बड़ी दिक्कतें आ सकती है। अच्छा, मैंने बताया हुआ है कि ये वाली स्टोरी एक बार सीसीडी में मेरे साथ हुआ था यार, एक घटना हुई थी। एक तो वो बिल नहीं दे रहा था मुझे, और मैं तो खड़ा हो गया, मुझे बिल तो चाहिए, मुझे कर ले जो करना है। फिर बिल दिया उसने बड़ी मुश्किल से, तो फिर वो वैल्यू, उतनी वैल्यू का था नहीं, वो पकड़ा गया बेचारा। चले साइन ऑफ करें? क्लियर है? किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, इसमें क्या यार, नाम देखने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। चलो ठीक है, फिर साइन ऑफ कर रहा हूं मैं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।